संदीप मिल सर, मैं आपके पास आता हूँ। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है, कर्नाटक में अभी उनकी सरकार बनी। सर, कई सारी योजनाएं ऐसी हैं जो राजस्थान में चल रही हैं, छत्तीसगढ़ में चल रही हैं, कर्नाटक में सत्ता में आने के बाद इन्होंने कई योजनाओं का जो इन्होंने गारंटी दिया था, उन गारंटियों में से कुछ तमाम सारी चीजों की शुरुआत कर दी समयबद्ध तरीके से। ये जो सारी चीजें जो इस तरीके से कांग्रेस ने अभी कहा, क्या इन सब चीजों का असर आप राजस्थान के साथ-साथ जो बाकी राज्यों के चुनाव होने हैं अभी, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो और मिजोरम हो, तो इन राज्यों में कांग्रेस की इस जो छवि है, जो उनके काम करने का नया तरीका निकला है, इसका असर देखते हैं, क्या उसका असर रहेगा चुनाव पर? राम प्रकाश जी, दरअसल बात ये है कि भारत का जो पूरा लोक कल्याणकारी स्वरूप था, उसको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने अपने पिछले 10 सालों के शासन में पूरी तरीके से नष्ट करने की कवायद की। और इसका प्रभाव ये हुआ कि तमाम तरह की जो योजनाएं थी जनता के कल्याण की, उनको इन्होंने न केवल बंद किया बल्कि जनता के बीच उसको बदनाम भी करने की कोशिश की। रेवड़ियां बांट रहे हैं, तमाम तरह की इन्होंने इस तरह की बातें की। लेकिन वो क्या है कि हमारा जो है भारतीय संविधान है और भारतीय पूरे लोकतंत्र है, उसमें जन कल्याण एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसलिए इनका प्रभाव जनता में पड़ेगा और सारे राज्यों के चुनाव पे पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा अमित शाह जी का जो उन्होंने रिपोर्ट कार्ड जारी किया और जो मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर उन्होंने बातचीत की, उसकी तरफ ले जाना चाहता हूं। उन्होंने बहुत सिलेक्टिव तरीके से, बहुत चुनिंदा तरीके से ये कहा कि आप है ना इस पे इन 53 सालों पे का हिसाब दीजिए। ये एक भारत में सुविधा का विमर्श भारतीय जनता पार्टी चलाना चाहती है। आप जरा उनसे ये पूछिए, और मैं पूछना चाहता हूं कि अमित शाह जी, आपकी सरकार 15 साल की मध्य प्रदेश की सरकार का मूल्यांकन होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मैं एक राजनीति विज्ञानी के तौर पे बताऊं तो हम अपनी पिछली चुनी हुई सरकार जो है उसकी उपलब्धियां जनता तक ले जाते हैं और जनता उसकी कमजोरियों का आकलन करती है। मान लीजिए वो उनको छुपा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि शिवराज सरकार के क्या कारनामे रहे हैं, तो अमित शाह जी फिर 53 क्यों, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं ना, फिर 103 कर लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में हुई थी। तो थोड़ा और देख लेते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में आपकी क्या भूमिका थी, उसका भी मूल्यांकन करते हैं। आप इस तरह का सिलेक्टिव अप्रोच नहीं बना सकते, क्योंकि लोकतंत्र में जनता नाखून से चोटी तक देखती है, नाखून से चोटी के बाल तक राजनीतिक दल का, राजनीतिक विचारधारा का और हमारी शासन में जो नेतृत्व कर रहे हैं उनका मूल्यांकन करती है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि आप उस पूरी चीज का ये वाला हिस्से का मूल्यांकन कीजिए, आप उसके विवेक का अपहरण नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ हमारे स्वाधीनता आंदोलन को नकार रही है, दूसरी तरफ उस डोमेन में भी नहीं बात कर रही है। देखिए, खड़गे जी ने कहा कि हमने संविधान की रक्षा की। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की रक्षा के लिए क्या किया वो बता दीजिए। संविधान की रक्षा, स्वतंत्रता, जो हमारी भारत की स्वतंत्रता संविधान में निहित है, हमारे सारे नागरिकों का राजनीतिक जो स्वतंत्रता है, उसके लिए क्या किया आपने? उसको तो सस्पेंड किया है। पूरे देश में अभिव्यक्ति से लेकर नागरिक स्वतंत्रताओं का दमन किया है। मध्य प्रदेश में भी आप क्यों भूल जाते हैं कि मध्य प्रदेश में किसानों पे गोली चलाई गई थी? ये मध्य प्रदेश नहीं भूला है और कोई भी नहीं भूलेगा। तीसरा जो संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो है न्याय। तो सामाजिक न्याय पे पूरे देश के सारे जो समझदार लोग हैं वो कह रहे हैं कि ओबीसी की जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बोलिए ना, आप बीजेपी का स्टैंड ले लीजिए, लेकिन स्टैंड नहीं होने का उनका एक ही मात्र जो बात सामने आती है कि वो ओबीसी जनगणना के खिलाफ है।
और आप तो सोचिए कि भारत के इतिहास में, माफ कीजिएगा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि जनगणना ही नहीं हो रही है, विकास के आंकड़े जारी नहीं हो रहे हैं, तो क्या मूल्यांकन करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा मध्य प्रदेश की स्थिति बताऊंगा। मध्य प्रदेश में एक विकास हुआ है, और वो विकास क्या हुआ है, वो हुआ है कि मध्य प्रदेश में ट्रांसफर इंडस्ट्री बढ़ी है। मतलब कि वहां पे भ्रष्टाचार की यह स्थिति है कि कर्मचारियों और अधिकारियों की ट्रांसफर की एक स्वतंत्र इंडस्ट्री डेवलप हो गई है, और 18,000 क्लास ए के कर्मचारी ट्रांसफर किए गए हैं। और कर्मचारियों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति इतना भय और आक्रोश है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरे कई दोस्त वहां नौकरी करते हैं, कई परिचित हैं, उनका जीवन में कोई स्थायित्व नहीं है। एक जगह सरकारी कर्मचारी से पारदर्शिता खत्म हो गई पूरी तरीके से। और आपको वहां की रोजगार की स्थिति बताऊं कि इन्होंने वादा किया था पिछले चुनाव में कि हम 50 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन आप तो ये इनके 5 साल तो छोड़िए, इनके 15 साल के शासन काल में सिर्फ 2,45,000 रोजगार दिए हैं। तो मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की एक बहुत बड़ी संख्या उभरी है इस दौरान। और वो देखिए अमित शाह जी, आप युवाओं की आवाज को नहीं रोक सकते। आपको, वो उस देश के नागरिक हैं, रोजगार प्राप्त करना उसका अधिकार है, और आपको शासन जनता ने अपनी सेवा के लिए दिया है। वहां पे ट्रांसफर के लिए भ्रष्टाचार को इतनी बड़ी स्केल पे बढ़ाने के लिए नहीं दिया है। स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का डाटा है कि मध्य प्रदेश में 15 महीने में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 30 लाख बढ़ी है, और ये किसी भी प्रदेश के विकास का सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है। हमें समझ में आ रहा है कि पिछले 5 साल में और 15 साल में क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने। बेरोजगारों की तादाद बढ़ाई है, भर्ती घोटाले हुए हैं, आदिवासियों के प्रति अत्याचार बढ़े हैं। ऐसी स्थिति में आप ये नहीं कह सकते कि मैं बेगुनाह हूं इसलिए मेरे पे बात मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से मैं पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र में सवाल सबसे पहले उससे होता है जिसने आपसे अभी तक राज किया है, जो अभी आने वाली सरकार है। हम तो आपका मूल्यांकन पिछले 15 साल के आधार पर करेंगे ना, और ठीक है, हम इतिहास के आधार पर भी कर लेंगे। थोड़ा स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ चले जाइए अमित शाह जी। आप क्यों डरते हैं भारत की आजादी के आंदोलन से? इस देश के हजारों लाखों शहीदों ने अपनी कुर्बानी देकर अंग्रेजों से जिस मुल्क को आजाद करवाया, तो आप उसका भी मूल्यांकन कीजिए। और आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि उन पिछले आजादी के बाद मध्य प्रदेश में कुछ नहीं हुआ। भारी संख्या में वहां पर संस्थाएं बनी, बड़े बड़े उद्योग भी लगे हैं, सारी चीजें पिछले वक्ताओं ने बताई। तो ये एक तरह की बौखलाहट है, और पूरे देश में दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की क्या दुर्दशा होनी है। और दुर्दशा होने के बाद में ये इनका घमंड नजर आ रहा है। आप स्वीकार कीजिए, जनता के सामने स्वीकार कीजिए कि 15 साल का शिवराज का भारतीय जनता पार्टी का शासन पूरी तरीके से असफल हुआ है। देखिए, राजनीति में स्वीकार से बढ़कर कुछ नहीं होता अमित शाह जी। और आपने अपनी वो योग्यता खो दी, वो धैर्य खो दिया, तो इस मध्य प्रदेश की जनता और इस देश की जनता उसका समय आने पर जवाब जरूर देगी। डॉक्टर संदीप, मैं आपके पास आता हूँ। चुनाव चूंकि राजस्थान में हुए, तो राजस्थान की सर जो सियासत है वो क्या कह रही है इस समय, बीजेपी के दृष्टिकोण से भी, कांग्रेस के दृष्टिकोण से भी। इसके साथ साथ एक चीज और समझना चाहेंगे सर आपसे, टीडब्ल्यूसी की अभी सूची आई, मल्लिकार्जुन खड़गे की जो नई टीम जिसकी बात हो रही है, खूब चर्चा में भी है ये, कि पुराने नेताओं के साथ साथ नए नए नेताओं को साधने की कोशिश के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो सबसे बड़ी जो चीज है वो है सचिन पायलट का इस सूची में नाम। कहा यह गया कि सचिन पायलट जो है, चूंकि नाराज चल रहे थे, उनको साधने की कोशिश है, और ये तमाम। तो क्या सर ये माना जाए कि सीडब्ल्यूसी की इस सूची के माध्यम से मल्लिकार्जुन खड़गे ने वहां की जो पूरी दिक्कत थी, जो अदावतें चल रही थी, उसको साधने में कामयाबी पा ली है? तो सर ये दोनों पर आपकी संक्षिप्त टिप्पणी डॉक्टर संदीप। राम प्रकाश जी, राजस्थान में जो कांग्रेस के अंदर मनमुटाव था सचिन पायलट जी को लेकर,
इस सूची से एक तो वो संगठन में उनका समावेश हुआ है और व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने कहा भी वो पूरी तरीके से कांग्रेस संगठन के साथ है। ये तो सांगठनिक बात है, लेकिन जनता में भी उनका ये नैरेटिव लोग बाग कहने लग गए हैं कि कांग्रेस में अब आपसी सहमति बन गई है। दूसरी बात है कि भाजपा में ये नहीं बन पा रही है। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के दो ध्रुव थे, वो तो इकट्ठे हो गए, लेकिन भाजपा के इस समय राजस्थान में इतने ध्रुव हो चुके हैं, इतने पावर सेंटर हो चुके हैं कि भाजपा को समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्या करें। एक तरफ वसुंधरा राजे को पूरी तरीके से एकोमोडेशन नहीं मिल रही है, तो भाजपा के अंदर इतनी आंतरिक कलह है कि सतीश पूनिया को रखा और चुनाव के समय प्रदेश अध्यक्ष हटा दिया, जिससे ओबीसी की जातियों में एक भाजपा के प्रति राजस्थान में एक गुस्सा बना है। क्योंकि देखिए, आप भाजपा का पूरा धीरे धीरे राजस्थान में चुनाव आते आते एक सवर्ण डोमिनेंस स्थापित किया जा रहा है और इससे नीचे तक ये बहुत सारे आप नीचे जिला अध्यक्षों के स्तर पे भी देखेंगे तो यह आपको देखने को मिलेगा। तो भाजपा की अंदरूनी फूट है वो इतनी व्यापक है कि केंद्रीय नेतृत्व को भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, और उसी का नतीजा है कि राजस्थान के चूंकि चुनावी चर्चाएं गांवों में, देहातों में, शहरों में, पब्लिक स्थलों पे शुरू हो गई है, वहां पे लोगों को बिल्कुल ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाजपा का नेतृत्व क्या है, भाजपा का एजेंडा क्या है, भाजपा की नीति क्या है। तीन बात तो ये है। अब मोदी जी कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ भी कह रहे हैं कि राजस्थान में मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ये बड़ा मजेदार होगा। मजेदार इसलिए होगा कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा किसान आंदोलन के सक्रिय इलाकों में रहे हैं। मुझे लगा कि मोदी जी तो इतना दुस्साहस नहीं करेंगे, उनको 24 दिख रहा है, वो कोई ऐसी छोटी मोटी हार नहीं लेंगे कि उनको 24 में मतलब वो पूरी तरीके से उनके लिए नासूर साबित हो। तो भाजपा राजस्थान में एक दिशाहीन स्थिति में है, जहां संगठन के स्तर पे भी, राजनीतिक मुद्दों के स्तर पे भी, और उसके साथ साथ वो राजस्थान में अभी सत्ताधारी जो दल है, वो शासक है, वो कांग्रेस का है, उन पे कोई किसी तरह से वो नैरेटिव बनाने में भी अभी सफल नहीं हो पा रही है। इसलिए राजस्थान का चुनाव, मुझे लग रहा है कि इस बार चुनाव राजस्थान का विकास के मुद्दों पे की तरफ जा रहा है। ये किसी भी स्टेट के लिए एक अच्छी बात होती है। मसलन विकास के मुद्दों पे मध्य प्रदेश का चुनाव भी जाना चाहिए। मोदी जी ने क्यों उछल उछल के गुजरात में ही विकास किया, देश में और कहीं विकास नहीं चाहिए, और कहीं विकास के नाम पे चुनाव नहीं होना चाहिए, विकास के नाम पे और देश में वोट नहीं डालने चाहिए। तो ये एक प्रभाव और फर्क दिख रहा है कि इस बार राजस्थान में लोक कल्याण और विकास के सवाल ज्यादा चर्चा में हैं, और भाजपा का जो बांटने की राजनीति है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो भाजपा के अनुसांगिक संगठन आरएसएस और पूरी जो जमात है सांप्रदायिकता की, वो असफल हो रही है। उनके प्रयास लोग अब है ना उस तरह की नफरत की राजनीति से धीरे धीरे मुझे लगता है दूर हट रहे हैं। जी, हमारा समय चूंकि समाप्त हो गया, चलते चलते एक बहुत संक्षेप में एक जवाब सर, और आप तीनों से उस पर टिप्पणी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बात कही कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने में भी राहुल गांधी आने लग गए हैं, तो सर ये जो सपने में आने वाली बात है, क्या ये नफरत की जो बाजार जिसकी बात बार बार राहुल गांधी उठा रहे हैं कि नफरत के बाजार में वो मोहब्बत की जो दुकान खोल रहे हैं, तो क्या वो उस दुकान खोलने की जो दुकान खोल रहे थे वो अब धीरे धीरे चल निकली है, उसकी वजह से ये आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है कांग्रेस पार्टी में, जो इस तरीके का दावा कर दे कि भाई नरेंद्र मोदी के सपने में राहुल गांधी आ रहे हैं? डॉक्टर संदीप, देखिए, झूठ और आडंबरों का महल जब खिसकने लगता है तो सपने में आपको सबसे ज्यादा वो इंसान दिखाई देता है जिसकी लोकप्रियता बढ़ रही हो, जो नफरत के दौर में मोहब्बत की बात कर रहे हो, तो उनका प्रधानमंत्री जी का सपने में डर बड़ा वाजिब सा दिखता है।